आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो मसला है वो अब चूँकि हम लोग इस प्रोफेशन में हैं और हम लोग सबसे ज़्यादा इसके कारण ही आज के समय में भी देखेंगे तो नौकरियां जो दाव पे लगी हैं वो ये दो मसले बहुत प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से जॉब हमेशा अंडर थ्रेट है। डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ था जब, तो आप याद करिए जब भी डिजिटलाइजेशन शुरू हुआ था तो वो एक सिंपल DCR से शुरू हुआ था, एक पोर्टल बना के कंपनी सिर्फ बोले कि इतना काम होता। लेकिन आज के रूप में उसका जो स्वरूप है वो बहुत ख़तरनाक तरीके से आगे बढ़ चुका है। और जियो टैगिंग के बारे में भी चर्चा हुआ और उसके बाद में फिर डिजिटल जो आईपैड के थ्रू विद इन द कॉल और 100 मीटर में कॉल, 10 मीटर के अंदर में कॉल, और ये सब तमाम चीज़ें जो हैं ये एक पार्ट हो गया उसका कैंपेन का, प्रमोशन का कंपनीज़ का। और इसके साथ साथ और बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो तो आज के समय में जो मतलब आप जो टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, आईपैड इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी आप वर्किंग में जा रहे हैं तो आपको 5 उसमें लिटरेचर भी अपलोड करना है, 10 लिटरेचर भी अपलोड करना है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। जहाँ भी आप मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं तो आपका क्या RCPA किया वो भी आपको उसी समय में अपलोड करना है, कॉल टू कॉल आपको रिपोर्टिंग करना है। तो ये जो चरित्र जो है उसका डिजिटलाइजेशन का वो आज इस रूप में है कि यदि उसका एक कोई चीज़ हम मिस करते हैं तो उसके आधार पे कंपनीज हमारे खिलाफ में डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही हैं और जॉब कट मतलब आपका वेजेस कट होना या इसके बाद में आपका ट्रांसफ़र करना, टर्मिनेशन करना बहुत कॉमन हो गया। ऑल्दो ये सब करने के बाद भी कंपनी कभी भी ये चीज़ें आपको इन राइटिंग नहीं देती कि ये रीज़न से आपका जो है सर्वेलेंस के कारण आपका ट्रांसफ़र किया है, ये चीज़ नहीं दे सकता। उसका कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, क्या रीज़न है उसका कि कंपनीज इसको उसके आधार पर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेती। एक दूसरा मसला इसके साथ में जो डिजिटलाइजेशन के साथ में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब जो हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका क्या समझ है कि ये जो तमाम चीज़ें जो इनपुट्स आप देते हैं और उन चीज़ों को मैनेजमेंट अपने पास में उनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उसका डीपली उसका वो करती हैं, एनालिसिस करती हैं और उस डीप एनालिसिस के आधार पे अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं वो बनाती हैं और वो स्ट्रेटजीज बनाकर आपके ऊपर में थोपती हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, एक तो डिजिटलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए और इसके आधार पर वो अपनी स्ट्रेटजी बना के वो सारा का सारा इम्पोजिशन जो है वो होता है। और सबसे ज़्यादा चूँकि लाइवली कोई भी कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन प्रमोशन जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू होता है या सेल्फ प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के थ्रू होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इनका इस्तेमाल उनके अपने प्रमोशन के लिए किया जाता है। तो इस कारण से जो इसके आधार पर जो समस्याएं जो पैदा होती हैं वो समस्याएं कहीं ना कहीं जाके हमारे ऊपर में आज के समय में वो इम्पैक्ट कर रही हैं। और इस सवाल को हमारे कॉमरेड्स ने उठाया है और इसका तत्कालिक जो कुछ रिजल्ट की बात भी करी, हमारे कॉमरेड ने बोला कि इसका तत्कालिक यदि हम बात करें कि कुछ ऐसा हुआ और उसका कोई एकदम से हम लोग कोई रिजल्ट एज ए ऑर्गेनाइजेशन दे पाएंगे वो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल फैक्ट है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि इस चर्चा में ये समस्याएं हैं और इस समस्याओं को इसका निपटारा भी करने की यदि जिम्मेदारी की बात करेंगे तो वो भी हम ही हैं। कोई बाहर से कोई व्यक्ति आपके लिए आने वाला नहीं है जो इसका समाधान आपके लिए करेगा। तो पहला और फॉरमोस्ट जो डिस्कशन ऑफ एजेंडा होना चाहिए आज की मीटिंग में भी, जैसे जो डिस्कशन है वो ये मसले पे होना चाहिए कि इसका किस तरीके से इसके प्रभाव को दूर किया जाना चाहिए। तो इसका पूरा कैंपेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो है आज हम लोग जो वर्कशॉप कर रहे हैं इसमें एक कुछ ना कुछ ये जो डिस्कशन वगैरह हो रहे हैं इस डिस्कशन के आधार पे हम लोग कुछ आगे निर्णय लेना चाहिए। इसका सबसे ज़्यादा, चूँकि इसके पहले भी ये कोई पहली बार डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, पहली बार भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में इसमें लाइन ऑफ एक्शन भी FMRI और MPMSRU ने लिया, लेकिन वो कैंपेन जो हमारा होना चाहिए था, जिस लेवल पे हमारा कैंपेन होना चाहिए था
हमारा लेवल पे जो कैंपेन होना चाहिए हमारे मेंबर्स के बीच में इसके बारे में लगातार कि इसके जो प्रभाव हैं, क्यों आज आपका जॉब आपका जॉब इतना अंडर प्रेशर है या इतना जॉब आपका जो है थ्रेट में है। तो वो कैंपेन हमारे मेंबर्स के बीच में इस वर्कशॉप के माध्यम से जो है पहली बात तो जाना चाहिए, जो हम यूनिट लेवल पे जो मीटिंग करेंगे, नंबर 1। दूसरा, जिसके साथ में हम एसोसिएटेड हैं, हमारे साथ में डायरेक्टली एसोसिएटेड कौन लोग हैं? तो डॉक्टर्स हमारे साथ में एसोसिएटेड है, रिटेलर्स हमारे साथ में एसोसिएटेड है, हॉस्पिटल्स हमारे साथ में एसोसिएटेड है। तो उनके तक भी हमको उसको कैंपेन को लेके जाना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कि 100 लोगों के पास में हम कैंपेन लेके जाएंगे तो 100 लोग आपकी बात से कन्विंस हो जाएंगे, लेकिन यदि आपका 10 लोग भी आपके उस कैंपेन से कन्विंस होते हैं तो वो 10 हमारे लिए प्लस होगा, क्योंकि वो जब चीज़ें डॉक्टर्स के पास में आएंगी या किसी हॉस्पिटल के डायरेक्टर के पास में आएंगी तो उनको हम ये चीज़ बता सकते हैं, और हो सकता है कि वो इस बात से इन्फ्लुएंस होके वो बाहरी बोर्ड पे लगा देंगे नो डिजिटल, और मतलब ये जितने भी गैजेट से अलाउड हैं सारी चीज़ें वगैरह वगैरह। तो इसका कोई एकदम हम ये बोले कि हमारे पास में कोई एकदम सॉल्यूशन है, तो यही हमारे पास में सॉल्यूशन। तो इसके साथ में ये कैंपेन हमारे को लेके हमारे मेंबर्स के बीच में जाना पड़ेगा, तभी उससे वही चीज़ों से हम हासिल कर पाएंगे। अब एक इसका दूसरा पहलू के बारे में जो मैंने चर्चा किया कि क्यों कंपनीज सर्वेलेंस के आधार पे हमारे को कोई भी शो कॉज या चार्जशीट या जब भी वेज डिडक्शन करती हैं, टर्मिनेशन या ट्रांसफ़र करती हैं, तो क्यों इस बात का जिक्र नहीं करती हैं? इस बात को हमको पता होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? ये इसीलिए कि जब आप लोग चर्चा करें अपने मेंबर्स के बीच में तो आपको ये पता होना चाहिए कि चर्चा का हमारा आधार क्या है। सर्वेलेंस जो है, सर्वेलेंस क्यों गलत है, तो इसके बारे में कॉन्वेंट शांतनु ने भी आज सवेरे चर्चा कर रहे थे हम लोग। उसमें एक राइट टू प्राइवेसी के ऊपर में हाई कोर्ट के एक जस्टिस थे कर्नाटका के, के.एस. पुट्टुस्वामी, तो उन्होंने 2015 में इसी मामले को लेके, राइट टू प्राइवेसी को लेके एक पिटीशन फाइल किया था। जी, आधार को लेके, आधार का जो यूडीआई जन्म नंबर, उसके आधार के लेके कि आधार में बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह जो करते थे, और उसको उस इन्फॉर्मेशन को वो जो है अपने सोशल जो स्कीम्स वगैरह चलती है उससे जो जोड़ने को लेके बहुत सारी चीज़ें थी, उसको लेके उन्होंने इसको चैलेंज फाइल किया था कि ये राइट टू प्राइवेसी पे अटैक है। और उसके आधार पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहलाती है, 9 सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जज की अदालत ने ये फैसला दिया था कि ये जो प्राइवेसी की जो बात है ये हमारा राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, वन ऑफ द फंडामेंटल। 9 जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उसमें से राइट टू प्राइवेसी इज वन ऑफ द राइट, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट। और उसको निर्णय उसके खिलाफ में जो है वो आज की डेट में एक माइलस्टोन जजमेंट है। इसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि जो भी हमारे खिलाफ में जो ये सारे हथियार के रूप में, टूल्स के रूप में जो इस्तेमाल किए जाते हैं, यदि हम इस बात को लेकर चर्चा, डिस्कशन, डिबेट करेंगे तो इसको थोड़ा सा आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में जा नहीं सकते, टाइम बाउंड है। लेकिन आप इस बात को लेकर उसमें जाइए कि ये बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट आज के समय में राइट टू प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पर कहाँ पर राइट टू प्राइवेसी हमारे सर्वेलेंस से हो रहा है, तो ये वगैरह सारी चीज़ें हैं। हमारा घर या हमारा वीडियो कॉलिंग करना या हमारा मीटिंग के अंदर में डॉक्टर लेवल पे कॉल करना या डॉक्टर के चैम्बर में कॉल करना या किसी भी तरीके से, ये तमाम चीज़ें की इस सर्वेलेंस में आता है। और ये उस व्यक्ति का अधिकार है, उस प्राइवेसी का अधिकार है। यदि पर्चा डॉक्टर ने लिखा और उस चैम्बर के अंदर में जो पेशेंट है उसका, आपने देखा होगा कि आज के समय में जो ये बड़ी बड़ी जो डिजिटल वाली कंपनीज़ हैं, 1mg और वगैरह वगैरह, वो प्रिस्क्रिप्शन आपको अपलोड करके वो सारी चीज़ें उसका इस्तेमाल करती है। इट इज़ ऑल्सो, ये भी मतलब गलत तरीका है। हमारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो कैंप के नाम पे वो प्रिस्क्रिप्शन को जो लेके उसको अपलोड करते हैं, इट इज़ अगेंस्ट द राइट टू प्राइवेसी। तो ये ऐसे तमाम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसके आधार पे जब हम बात करें किसी डॉक्टर से तो हम ये उनको बता सकते हैं कि सर ये तमाम जो चीज़ें वगैरह जो गतिविधियाँ हो रही है, और ये डाटा इसका जो भी है उसका इस्तेमाल कहीं भी किया जा सकता है, तो कहीं भी प्राइवेसी नाम की चीज़ जो है वो है नहीं। तो ये एक ऐसा
टूल है जिसके माध्यम से आप इसके खिलाफ में काम कर सकते हैं। एक आप अपना कैंपेन चला सकते हैं। नंबर 1 सवाल आता है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ का, थोड़ा पानी के कमरे। दूसरा मामला आता है हमारे से रिलेटेड मामला। अब सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ जो सफ़र कर रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि टैगिंग नहीं किया या कोई लेट सबमिशन ऑफ रिपोर्ट किया, जो भी चीज़ों में, उसके आधार पे कंपनी इमीडिएटली कि आपने वो फलाना नहीं किया, सब वर्बल चलता है कि आपने नहीं किया और इसके कारण आपका वेज कट किया। जब कंपनीज कोई भी, आपने देखा होगा अभी बहुत सारे समय में, हर साल 2 साल में कंपनी अपना पोर्टल चेंज कर देती हैं, साल भर में पोर्टल चेंज कर देती हैं, या उसकी जो पॉलिसीज़ में नए तरीके के अमेंडमेंट्स करती रहती हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है। या वर्किंग कंडीशंस को हर दूसरे महीने में कि अब ऐसा नहीं, अब ऐसा करना है, और हम लोग जैसे ही आता है हम लोग शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर लॉ, यहाँ कहाँ पर लॉ वायलेशन होता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट सेक्शन 9A, उस 9A में चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन जो है वो विदाउट कंसेंट ऑफ द एम्प्लॉय और एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन यदि है वहाँ पे, वो नहीं किया जाना चाहिए, वो वायलेशन में आता है। तो आप इसको इसके आधार पर भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का, प्रॉब्लम कहाँ होती है कि यदि हम इसको इंडिविजुअल तरीके से लेके जब जाते हैं चेंज ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो उसमें हमला वो कंसर्न फील्ड वर्कर के ऊपर में होता है। चूंकि चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन कोई, उससे एक व्यक्ति तो नहीं प्रभावित होता है, उससे तो तमाम हमारे जितने भी वर्कर जो सेल्स प्रमोशन का काम करने वाले लोग हैं उस कंपनी के अंदर में, तो तमाम लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन यदि हम इंडिविजुअल बेसिस पे उसको चैलेंज करेंगे तो उसमें हमारी संभावना है कि हमारे ऊपर हमको उसके खिलाफ में प्रताड़ित किया जा सकता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में ये कोशिश होना चाहिए कि ये कोई भी चेंज ऑफ सर्विस कंडीशन आ रही है, उस स्थिति में हम यदि स्टेट में एज एम पी MSRU हम लोग काम कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश MP MSRU को इसकी इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए, MP MSRU को जनरल सेक्रेटरी को जानकारी दी जानी चाहिए। उसके आधार पर MP MSRU का जो सचिव मंडल है या वर्किंग कमेटी एक गाइडलाइन बनाते हुए उस पर्टिकुलर कंपनी के खिलाफ में सेक्शन 9A के वायलेशन को हम लोग उसको प्रॉपरली चैलेंज करेंगे। इसमें किसी भी तरीके से इंडिविजुअल हीरोइज्म में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ हम जो है वो वहाँ पर संभावना है कि हमारे खिलाफ में हम लोग उसके विक्टिम हो सकते हैं। तो एक ये मसला है। दूसरा मसला है कि इस तरीके की कोई भी गतिविधि होती है, कोई भी, सारा का सारा जो मामला है वो विवाद से, चूंकि एक पक्ष ने कोई बदलाव किए और दूसरे पक्ष को मान्य नहीं है, उस परिस्थिति में ये विवाद का रूप होता है। और इसीलिए जब भी कोई इस तरीके के विवाद होते हैं तो उसमें हमेशा डिस्प्यूट रेज किया जाता है। चूंकि यहाँ पर हमने जैसे पहले बोला कि इफेक्टेड पर्सन जो है, यदि बहुत सारे लोग हैं तो वो कलेक्टिव तरीके से ही जाना चाहिए, डिस्प्यूट भी कलेक्टिव तरीके से ही रेज किया जाना चाहिए। इसलिए उसमें इंडिविजुअल जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लीगली एक तरीके से ये चैलेंज करने का आपके पास में माध्यम है। लेकिन पहली बात जो है कि हमेशा दो चीज़ें, चूँकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन 2 तरीके से चलता है, एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन हमारे मेंबर्स के बीच में मूवमेंट के माध्यम से चलता है और दूसरा लीगल माध्यम से चलता है। तो हमको प्रायोरिटी, हमारी जो प्रायोरिटी होना चाहिए कि हमारे मेंबर्स के बीच में उस इश्यूज़ को लेके प्रॉपर कैंपेनिंग होना चाहिए, क्योंकि हम जितने ज़्यादा कैंपेनिंग करेंगे उतने ज़्यादा मेंबर्स को कन्विंस कर पाएंगे और वो आगे अपने मेंबर्स, अपने जहाँ पर काम करता है उनको कन्विंस कर पाएगा। इसीलिए, और दूसरा जो है ये लीगल एस्पेक्ट है। इस लीगल एस्पेक्ट में किसी को ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है, इसको चैलेंज करना, तो इट कैन बी चैलेंज अंडर सेक्शन 9। तो ये 2 चीज़ें हैं जो डिजिटलाइजेशन के मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से जो भी डिजिटलाइजेशन के जो इश्यूज़ है उसको इस तरीके से हाँ बिल्कुल लिख लो। मोटो मोटी मेरे ख्याल से ये इसके ऊपर में ये था। दूसरा
जो राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी, इसमें राइट टू प्राइवेसी के बारे में यदि आप थोड़ा सा जैसे पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आर्टिकल 12 भारत का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 12, उसके बारे में आप जाएंगे तो ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में इसमें काफ़ी सारा डिटेल आपको जो है मिल जाएगा। इसमें एक और अहम जो मसला है, तीसरा इसमें जो मुख्य मुद्दा है वो उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि जितना भी ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए सेपरेटली एक कानून का प्रावधान है जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है 2000 और बाद में अमेंड हुआ 2008 में। तो उसमें भी बड़ा, मैं बहुत डिटेल में उसमें भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आईटी एक्ट 2000 है कि आपके जैसे फॉर एग्जांपल आप जो काम करते हैं तो कंपनी में आप अधिकतर देखा होगा कि कंपनी अपने से ही डॉक्टर भी हटा देती है, डॉक्टर ऐड कर लेती है, पोर्टल हटा देती है, पोर्टल चेंज कर देती है, कभी कुछ जो मर्जी आती है वो कंपनी करती है, आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसमें जो है आईटी एक्ट की जो है, आईटी एक्ट की इसकी जो धारा है सेक्शन 2B ऑफ आईटी एक्ट, इसमें किसी भी तरीके से पासवर्ड में, उसके गैजेट में, उसके रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। ये भी पुट्टुस्वामी वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसमें इसको भी बहुत कैटेगरिकली डिफाइन किया हुआ है, तो ये भी आईटी एक्ट का वायलेशन है। लेकिन चक्कर अभी ये सवेरे भी हम लोग कॉमरेड डिस्कशन कर रहे थे कि ये कॉमरेड शांतनु में एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हमने 2-3-4 जगह चैलेंज किया है कि ये जो सारी चीज़ें पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड ब्लॉक कर देना, रिपोर्टिंग ब्लॉक कर देना वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो आईटी एक्ट 2000 का वायलेशन होता है। लेकिन मज़े की बात है, यदि आप इसको वायलेशन को चैलेंज करने जाएंगे, जब आप चैलेंज करते हैं इसको, तो आपके लिए वो भी एक डिस्प्यूट के रूप में लेता है। लेकिन आज के समय में लेबर अथॉरिटी इस डिस्प्यूट की स्क्रूटनी नहीं कर पा रही। ले तो लेते हैं, आपकी एप्लीकेशन आपने दिया कि साहब इन्होंने मेरा पोर्टल बंद कर दिया, मेरी रिपोर्टिंग बंद कर दिया, या मेरा जो है उसके आधार पे मेरा ये किया है, तो वो बकायदा आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके उसमें थोड़ा बहुत नोटिस भी कर देंगे मैनेजमेंट को, पर उसमें कोई उसके आधार पे सरकार जो है उसको रेफरेंस नहीं कर रही है। जबकि आज के समय में इतना बड़ा मसला है। तो मैं यहाँ पर, चूंकि हम लोग आज ये डिस्कशन भी कर रहे हैं और कुछ हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है इसके आधार पे, मैं चाहता हूँ कि कॉमरेड एफएमआरआई सेक्रेटरी कॉमरेड शांतनु आज यहाँ है, इसके बारे में भी इसको कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है, इसके जो विषय है आईटी एक्ट के, जो हमारे पास में सारे फॉर्मेट्स वगैरह हैं तो हम देंगे भी आपको कि किस तरीके से इसको चैलेंज करना है वगैरह वगैरह एक सारी चीज़ें। लेकिन उसको आगे फर्दर कैसे एक्सप्लोर करना है उसके बारे में भी मेरे ख्याल से इसमें एफएमआरआई को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसमें भी जो हम लोग डिस्प्यूट वगैरह रेज करते हैं अदर उसमें इसको भी बहुत एक टास्क के रूप में लिया जाना चाहिए कि जो भी इसके आधार पे जो हमारे विक्टिमाइजेशंस होते हैं, इन विक्टिमाइजेशंस को भी लीगली चैलेंज किया जाए और उसमें आगे उस फर्दर कैसे जाना है, बढ़ना है आगे, इसके बारे में बहुत सीरियसली इसके बारे में विचार किया जाना चाहिए और कॉन्क्रीट सजेशंस जो है, कॉन्क्रीट गाइडलाइन जो है वो उसकी ज़रूरत है आज के समय में, वर्तमान परिस्थितियों में। कॉमरेड ये मेरे ख्याल से डिजिटल में मुझे इतना ही बोलना था। कुछ यदि अभी टाइम है ना, कुछ इसके बाद में कुछ इश्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के अंदर में हम लोग जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो है हमारा ख़ास तौर पे मेडिकल मतलब जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ हैं उनके वर्कमैन के स्टेटस को लेके। यहाँ ग्वालियर जो अभिषेक है चला गया। मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको उदाहरण बता रहा हूँ। अभी कुछ डिस्प्यूट को लेके ग्वालियर में, इवन सतना में भी ट्रांसफ़र और टर्मिनेशन के खिलाफ में जो है हम लोगों ने जब डिस्प्यूट रेज किया, डिस्प्यूट फाइल किए, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, कोई महिला है ग्वालियर में, उन्होंने इस बात को लेके उसको रिजेक्ट कर दिया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया कि चूंकि आप लोग वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते हो इसलिए आईडी में आपका केस को हम एंटरटेन नहीं करेंगे।
फिर उसके बाद हमने कुछ पेपर्स वगैरह दिए, सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स दिए और अल्टीमेटली वो उन्होंने उसको रेफरेंस के लिए भेजा और वो कोर्ट में आया। सतना में भी ऐसा हुआ, एक कंपनी के अंदर में हुआ, उनका भी यही था कि ये चूँकि वर्कमैन की कैटेगरी में नहीं आते और इनकी सैलरी 22,000 23,000 रुपये है, इसलिए हम इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। ऐसी चीज़ें आ रही हैं और ऐसी चीज़ें आएंगी यदि आप जो लोग थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं इसके बारे में, डिस्प्यूट वगैरह यदि रेस करते हैं। तो अभी मध्य प्रदेश के अंदर में, मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसने जल्दी पिछले 1 साल में 3 ऐसे डिसीजन दिए हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट वर्कमैन। लेकिन ये इसी को आधार बना के हमारे यहाँ एलसी इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें ऐसा कोई घबराने या उसकी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में आज के समय में 14 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर स्टेट अमेंडमेंट्स हैं कि सेल्स प्रमोशन जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उसको शामिल किया है, सेल्स प्रमोशन को। ऐसे 14 स्टेट है गवर्नमेंट, 14 स्टेट्स में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ऐसे 4-5 स्टेट है जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा काम करते हैं, तो वहाँ पर अभी ये चीज़ नहीं हुआ। तो हमारे टास्क में इसके बारे में तो हम लोग चर्चा किए हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आईडी में जब केस एएलसी के यहाँ पर जब आप जाते हैं तो इस चीज़ 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिए। यदि डिस्प्यूट आपका लेने से कोई इनकार करता है तो नंबर 1, आप जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट की जो परिभाषा है उसके बारे में आप पढ़ के जाएं। पहली बात तो सेक्शन 2D आप पढ़ें। कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यदि कोई सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय इवन 1 लाख रुपए भी सैलरी पाता है तो वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय कहलाएगा इस परिभाषा के तहत। अब दूसरा इसको जो हम लोग बार बार जो है वर्कमैन के बारे में जो चर्चा करते हैं, तो इसकी दूसरी परिभाषा को जानना भी उतना ही जरूरी है कि जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज जो है वो जब एक्ट बना था 1976 में, तो उसमें सेक्शन 6 का 2 में बहुत सारे एक्ट्स जो सेंट्रल एक्ट्स हैं उसकी एप्लीकेबिलिटी उसमें दी गई थी कि ये टाइम बीइंग ये 6 एक्ट हैं। 6 एक्ट कौन कौन से हैं? वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ग्रेच्युटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है और मिनिमम वेजेस एक्ट है। ये इसकी इंडस्ट्रियल 6(2) इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इसकी एप्लीकेबिलिटी होगी। मतलब ये बाई वर्च्यू सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज को ये तमाम जो कानून है इन कानूनों के प्रावधान भी लागू होंगे। 6(2) में लिखा हुआ है स्टार लगा के फॉर द टाइम बीइंग। अब ये हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, मैं आपको इस बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं। तो ये आज के समय में हमारे ऊपर में लागू है। तो सीधी सी व्याख्या है, यदि उस एक्ट में हमारे ऊपर में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के कानून लागू होता है तो जो वर्कमैन की परिभाषा है वो चूंकि आईडी एक्ट में ऑलरेडी हम लोग कवर्ड हो रहे हैं उसके आधार पर, तो अब सीधे सीधे वर्कमैन है। लेकिन यहाँ पर जो प्ली दी जा रही है या जो हाई कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट जो बोल रहा है कि चूंकि आईडी एक्ट की परिभाषा में जो सेक्शन 2S की परिभाषा है उसमें सेल्स प्रमोशन मध्य प्रदेश के अंदर में नहीं है, इसलिए यू आर नॉट वर्कमैन। हम ये बोल रहे हैं कि हम सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय हैं और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय को ये एक्ट के प्रावधान लागू हैं। लेकिन हाई कोर्ट के अंदर में जब मामला जाता है तो हाई कोर्ट सीधे सीधे बोलता है कि भैया आईडी एक्ट की परिभाषा में सेल्स प्रमोशन कहीं लिखा नहीं है, इसलिए हम आपको वर्कमैन के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये पूरा विवाद है। और इसमें अभी जो ताज़ा उदाहरण के कमरेड शैलेंद्र शर्मा भी डिस्कस कर रहे थे, तो विपिन श्रीवास्तव का मैटर को हाईलाइट किया जा रहा लगातार। विपिन श्रीवास्तव वर्सेस जो नोवार्टिस का जो मामला है, विपिन श्रीवास्तव को सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय नहीं माना कंपनी ने, लेकिन विपिन श्रीवास्तव वर्कमैन नहीं माना। लेकिन विपिन श्रीवास्तव के बारे में मजेदार बात यह है कि विपिन श्रीवास्तव एक सुपरवाइजर फार्मासिस्ट था, जिसके लाइसेंस के आधार पे वो एक एजुकेटेड फार्मासिस्ट है, जिसके अंडर में उसके
ब्रदर सिस्टर और मतलब जो भी ब्रदर और फादर काम करते थे। लेकिन चूंकि वो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय भी था, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर उसको जो उसके ट्रांसफ़र के बाद, टर्मिनेशन के बाद में सीधे सीधे उसको उसने अपना लाइसेंस का इस्तेमाल किया था, उसी को ग्राउंड बना के, और सारा का सारा वो आज की डेट में खेल चल रहा है पूरा। विपिन श्रीवास्तव को आगे करके वो सेल्स प्रमोशन 5 मिनट। तो ये मामला, इसको इस तरीके से डील आपको थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान रखते हुए करना पड़ेगा कि हम लोग बहुत कैटेगरी के लिए जो है वर्कमैन की कैटेगरी में आते हैं, इसको हमको किस तरीके से समझना चाहिए, और समझ के आधार पे, और इसके अगेंस्ट में बहुत सारे जजमेंट भी हमारे फेवर में है मध्य प्रदेश के सिंगल बेंच के, डबल बेंच के, ऐसे हाई कोर्ट के डिसीजन भी, जिसके आधार पे यदि कोई हमारा एंटरटेन करने से हमको मना करता है तो वो हमारे पास में पेपर्स हैं। मध्य प्रदेश सरकार का गजट एक नोटिफिकेशन भी है, मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि जो है जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के डिस्प्यूट में विवाद हैं उनको सबको जो है ID एक्ट में रजिस्टर करते हो, उसके खिलाफ में कार्रवाई करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। और मेरे पास में कुछ फॉर्मेट से पिछली बार मेरे ख्याल से काफ़ी लोग जो रहे होंगे उन्होंने अपन लोगों ने डिस्कशन किया था। तो जितने भी यहाँ पर वायलेशन के केसेस होते हैं, मिनिमम वेजेस के वायलेशन के केसेस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस के वायलेशन के केसेस है, सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज एक्ट के वायलेशन के केसेस है, IT एक्ट के वायलेशन के केसेस हैं, या जो भी XYZ जितने भी चीज़ें के जो वायलेशन, जो भी एप्लीकेबिलिटी जो है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ के ऊपर में एक्ट की, उसके सारे के सारे उसमें किस तरीके से लीगली उसको आपको केस फाइल करना है, केस पुटअप करना है, उसके सारे फॉर्मेट्स ऑलरेडी हैं, वो हम सर्कुलेट इसको भी कर देंगे। मेरे ख्याल से मैं बस यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। जो इंटेलिजेंस है जो इसमें मुख्य रूप से एक परसेप्शन बना दे रहा जाए, मतलब आर्टिफिशियल रूप से कि आपने ये एक्टिविटी करा कंपनी का और उससे ये कम आउटपुट आएगा, तो वो तो है ही एक मुद्दा। पर एक नया मुद्दा ये भी है कि अभी मैनकाइंड में इन्होंने क्या करवाया है कि जो एम्प्लॉय है या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसके माता क्या कर रही है, उसके पिताजी क्या कर रहे हैं, उसका भाई क्या कर रहा है, उसका चचेरा भाई क्या कर रहा है, उसका ममेरा भाई क्या कर रहा है, और उसके परिवार की यदि 10 लोग हैं तो 10 लोग क्या कर रहे हैं, उनका पूरा डेटा कलेक्शन किया है। तो ये जो किया जा रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि शायद ये AI का ही कमाल कलेक्शन होगा, ताकि वो उसके आधार पे उसका एक प्रोफाइल बनाए, और वो प्रोफाइल बना के क्या भाई ये कितना साउंड है कितना नहीं है फाइनेंशियल रूप से, तो वो प्रोफाइल बना करके उसको किस कैटेगरी में रखना है या उसको निकालना है, या उसकी एक आगे की पूरी रूपरेखा बना करके इसको 4 साल 2 साल 3 साल में बाहर करना है, इस टाइप का कुछ है। तो इन चीज़ों से कंपनी में जो प्रावधान आते हैं कि भाई इसको आप ये डाटा सबमिट करो, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, उसको कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए मेरा क्वेश्चन था। इसी को लेके आपने बताया कि किस तरह से हम लोग जो केस फाइल कर सकते हैं। हमारे कॉमरेड है, BE में काम करता है, हमारा WC मेंबर भी है, उसमें ऐप के थ्रू रिपोर्टिंग आई है, जैसे आप लोग की भी जानकारी में होगा। वो अकेला बच्चा है मध्य प्रदेश से जो ऐप के थ्रू अभी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है, पिछले 4 माह से उसकी सैलरी नहीं आई है। कैसे हम उसको ALC में पुटअप करें उसका केस, और कैसे उसको फाइट करें, इस बारे में थोड़ा गाइड करें। आपने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 2D धारा 2D को वर्कमैन और बताया हुआ है, और इसको स्टेट हाई कोर्ट नहीं मान रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को स्टेट ना माने। साथ ही हमारे आते हैं यूनिट में जो कंपनी छोड़ चुके रहते हैं सेटलमेंट के लिए, कि हम लोगों ने NOC जमा कर ली, उनका सेटलमेंट कैसे कराना हो सकता है कि आपके डाटा को जो है सेल आउट भी किया जा रहा हो। तो ये आप देखिए ना, मान लीजिए कोई चीज़ आप देखिए गूगल पे, टेलीग्राम पे, और कौन कौन से आपका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आप कोई 1-2 चीज़ 1 बार 2 बार सर्च में डालिए, वो सारी चीज़ तीसरी बार से अपने आप सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो ये सब वो उसी का कमाल है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही कमाल है। तो इस डाटा का भी इस्तेमाल का प्राइवेसी के ऊपर की बात है। तो देखिए, आप आज के समय में एज ए ऑर्गेनाइजेशन बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की लाइन बहुत क्लियर है कि पहली बात तो ये कैंपेन हमारे बीच में, हमारे मेंबर्स के बीच में जाना चाहिए कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, नंबर 1। और दूसरी बात जो है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी किसी डाटा का गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए प्रावधान है कि वो तो केएस पुट्टू स्वामी जो है
ही वॉज आधार कार्ड के मामले को लेके इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में, लॉ बना आज की डेट में, तो आपके पास में लॉ है, फंडामेंटल राइट है, यू कैन चैलेंज इट अकॉर्डिंग टू हिज डिसीजन। वही एक तरीका है। हमारे पास में दो ही प्रावधान है, मोमेंटली हम एडवांस कर सकते हैं और लीगली हम जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं, और कोई और रास्ता नहीं है, यही एक रास्ते हैं। कॉमरेड मनीष का एक जो सवाल है, देखिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया दिलचस्प बात बता रहा हूं। जब 1987 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, और उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, मेडिकल सेल्स प्रमोशन का काम करते हैं, ऑपरेशनल वर्क है हमारा, वो जोड़ा गया। ऑपरेशनल वर्क वाज इंक्लूडेड इन 1987 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट अमेंडमेंट, ठीक है। और जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट है, अभी कोर्ट के अंदर में वकीलों का यह कहना है कि साहब सेक्शन 262 वो ओमिट हो गया, मतलब हट गया। ओमिट होना मतलब हट गया। यदि वो हट जाता है, लेकिन हो क्या रहा है इसके समझ में कि सरकार ने वो उसको ऑपरेशनल वर्ड को उसमें अमेंड कर दिया है, लेकिन आज तक केंद्र सरकार जो भी आई गई उसके बाद में उन्होंने इसको लागू ही नहीं किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सरकार के ऊपर में दबाव बनाना चाहिए कि सेक्शन 6 जो है 2J 2B के प्रावधानों को लागू करते हुए सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट के आधार पर स्टैट्यूटरी वर्किंग नॉर्म्स बनाए जाएं लागू करने के लिए। अब चूंकि क्या हो रहा है, कानून हमारे करने से कानून हमारे लिए है। ये जो इंडस्ट्री के प्रावधान है जिसमें एम्प्लॉयर, अभी जो हर बार जो मामला मसला आता है डिस्कशन का कि सेल्स इज द एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज, और उसके आधार पे हमारे टर्मिनेशन ट्रांसफर होते हैं, लेकिन चूंकि वो प्रावधान उसके लागू इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, इसके कारण से इंडस्ट्री के जो बेनिफिट्स हैं, इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स है, उस बहुत कैटेगरिकली डिफाइंड है कि सेल्स मतलब जो भी वर्क होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, चाहे ऑपरेशनल से रिलेटेड हो, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो, बोथ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसमें उसकी दोनों की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की आती है सेक्शन 2J 2B के तहत, लेकिन इन्फोर्समेंट नहीं है। इसके बारे में भी बहुत आगे का जो मुद्दा है, जो लड़ाई का मुद्दा, वो भी ये है कि 2J 2B 2S तो है ही है कि 2J 2B के प्रावधानों को इन्फोर्समेंट करे सरकार। यह सबसे बड़ा मसला है आज के समय में। तीसरी बात जो है आपका जो वेज कट वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला है, बात समझिए। सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग जो है 6(2) के तहत हमारे ऊपर में ये प्रावधान लागू होते हैं सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज के ऊपर में। वर्कमैन कंपनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मिनिमम वेजेस, मैटरनिटी बेनिफिट, बोनस, ग्रेच्युटी एक्ट, ये 6 एक्ट जो है एप्लीकेबिलिटी है इसकी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की जो आईडी एक्ट की परिभाषा है उसमें सेल्स प्रमोशन नहीं जुड़ा है, और इसीलिए वो यहां पर ये सारा खेल चल रहा है। 14 स्टेट में आईडी एक्ट की जो अलग अलग राज्यों की परिभाषा है उसमें सेल्स प्रमोशन को जोड़ दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं जोड़ा है। उसी का प्रयास है ना, सेक्शन 2S। अरे वो प्रवीण मालवी का क्वेश्चन, सेल्स प्रमोशन की जो परिभाषा, मैं नहीं जोड़ना, आईडी एक्ट की जो परिभाषा है 2S, उस 2S में सेल्स प्रमोशन को जोड़ना है। चलो कल चल के जोड़ो। और क्या था, डी में जो उसका सैलरी रुका हुआ है, सैलरी में पेमेंट एंड वेजेस में केस फाइल करो। यदि नया है तो पेमेंट एंड वेजेस में होगा, यदि 1 साल से पुराना है तो रिकवरी ऑफ वेजेस में होगा। कुछ भी हो, वो रिपोर्टिंग का आधार वही बनेगा, ग्राउंड वही देगा। डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट को आपको रेस करना पड़ेगा। सेक्शन 9A में भी तो होगा, सेक्शन 9A। सेक्शन 9A में कुछ नहीं होगा। 1 मिनट का आंसर है उसका। आप वहां पर जाके सिर्फ ये बताएंगे
कि मैं इस कंपनी में इस तरीके से इतना इतना कार्यरत हूँ और ऐसा ऐसा मेरे काम और इस कारण से मेरी ये तनख्वाह ये रिपोर्टिंग ना हो पोर्टल लॉक होने के कारण बंद कर दी गई है और ऐसा ऐसा करके उसका फॉर्मेट बाकायदा है। उसके आधार पे आप उसमें डिस्क्रिप्शन में देंगे ना 2-3 पॉइंट, वो डिस्क्रिप्शन में दे के जो वेजेस आपके होते हैं उसमें 10 टाइम्स का प्रावधान है। कॉमरेड वो एएलसी में जाओ तो जो कमिश्नर है ना ये बोलता है कि क्यों नहीं कर रहे हैं थ्रू, करो ना बोलता है रिपोर्टिंग। किसके लिए? वो अपने को जो कमिश्नर है हाँ लेबर बोले वो करेंगे साहब। अब आप आपके ऐप के थ्रू क्यों नहीं करते बोले, करो बोले। नहीं वो जो हम करेंगे वो लगाओ ना उसका सेक्शन 9 है, बताओ। बोला देखो साहब ऐसा, अरे कोई नहीं सुनता सेक्शन में, कोई नहीं सुनेगा सेक्शन में। आप एक सेकंड, एक कॉमरेड आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देना है वेजेस की कि मेरी इतनी इतनी तारीख की तनख्वाह नहीं दी गई है और इस कारण से नहीं दी गई है। सिंपल साहब उसको करना है और उसको कुछ मत करिए, आपको कोई ज्ञान देने की जरूरत नहीं। आप दीजिए, एक रिसीविंग लीजिए, है ना, और उससे बोलिए सही है नोटिस सर्व करिए इनको। बाकी उसका ये काम नहीं है कि वो हमसे सवाल जवाब करेगा, उसका काम है हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना और उस एप्लीकेशन के आधार पे जो कंसर्न वो है उसको नोटिस सर्व करना, इतना काम है उसका।